Assalamu alaikum everyone. This is Sayyid Shahriyar Ahmed, and today we'll be discussing the general exemptions and tax concessions which are provided under the Income Tax Ordinance 2001. And for that matter, what we'll be discussing would be sections 41 to 55 of the Income Tax Ordinance 2001. तो अभी हम इसको स्टार्ट करेंगे और हम साथ साथ देखेंगे कि कौन कौन सी जनरल कंसेशंस हैं या एग्जेम्पशंस हैं जो अंडर हमें इनकम टैक्स लॉ रिजीम हमें मिलती हैं। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं जी। पहले हमारे पास जो सेक्शन है वो है सेक्शन 41 विच टॉक्स अबाउट एग्रीकल्चरल इनकम। अच्छा, अगर आपको कोई क्वेश्चन वगैरह होगा तो वो आप एंड पे फिर पूछ लीजिएगा या चैट बॉक्स में आप टाइप कर दीजिएगा। मैं जैसे ही फ्री होके देखूंगा तो मैं उसको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अगर आप लोगों के पास बेयर एक्ट है तो बेहतर है, वरना अदरवाइज मैं रीड कर ही रहा हूँ। सेक्शन 41 डील करता है एग्रीकल्चरल इनकम से। इट स्टेट्स दैट एग्रीकल्चरल इनकम derived by person shall be exempt from tax under the ordinance. And in this section, agricultural income means any rent or revenue derived by person from land which is situated in Pakistan used for agricultural purposes. Income derived by person from land situated from in Pakistan from agriculture, the performance by cultivator or receiver in rent or any kind of process ordinarily involved. अब इसमें बेसिकली इस सेक्शन के तहत जो एग्रीकल्चरल इनकम है आपकी, वो उस पे टैक्स लागू नहीं होता। अब इसके पीछे क्या मंतक है? क्या इसका मतलब ये है कि जो एग्रीकल्चरल इनकम है वो टैक्सेबल नहीं है? क्या किसान उस पे टैक्स नहीं देते? ये बिल्कुल गलत बात होगी। देखें, अंडर द डोमेन ऑफ इनकम टैक्स हम कह सकते हैं कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 के तहत उनके ऊपर टैक्स नहीं लगता। लेकिन एक और हमारे पास लीगल इंस्ट्रूमेंट है, स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट है, जिसके तहत उन पे लेवी लगती है। वो है हमारा लैंड रेवेन्यू एक्ट। लैंड रेवेन्यू एक्ट बताता है कि जिसकी ज़रूरी ज़मीन है, एग्रीकल्चरल ज़मीन है, उस पे वो खेती बाड़ी कर रहा है, तो वो जो जनरेट कर रहा है इनकम, उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू लगेगा। तो उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा, जो लेवी लगेगी, जो उससे कलेक्शन होगी, वो होगी लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत, ना कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत। सो बेसिकली ये जो सेक्शन 41 है, ये हमारे सामने ये चीज़ें एक्सप्लेन करता है कि अगर आपकी कोई एग्रीकल्चरल इनकम है, आप कोई ज़मीन है, आपकी ज़रूरी ज़मीन है, काश्त कर रहे हैं, आप खेती बाड़ी कर रहे हैं, या आप उस पे काम करते हैं, आप एम्प्लॉई हैं। अक्सर लैंडलॉर्ड्स होते हैं जो लोगों को रखते हैं कि आपने खेती बाड़ी करनी है, आपको वो देना है, तो उसमें भी जो है वो आपकी इनकम टैक्स के तहत जो है उस पे नहीं लगता, तो ये आपकी एग्जेम्पशन आ जाती है। फिर अगर एक बंदा है जिसने ज़रूरी ज़मीन रेंट पे दी हुई है, तो वो रेंट है वो भी इसके अंडर नहीं नहीं आएगा इनकम टैक्स के। वो भी उसी के अंडर देखा जाएगा अंडर द लैंड रेवेन्यू एक्ट, जो कि एक बिल्कुल डिफरेंट डोमेन है और उसके तहत उसको डील किया जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसके अलावा कौन-कौन सी मज़ीद चीज़ें हैं जो इस सेक्शन की एम्बिट में फ़ॉल करती हैं। तो उसमें हमने जो समराइज़ली अभी तक देखा है वो नंबर 1 ये है कि कोई एग्रीकल्चरल इनकम हो इन जनरल, अगर आप खेती-बाड़ी कर रहे हैं, कोई एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस आप सेल कर रहे हैं, वो आ जाती है। फिर उसके बाद इसके अंदर आता है कि अगर आपने कोई ज़मीन आपने खरीदी हुई है, आप ऑक्यूपाई भी कर रहे हैं, वो, या फिर आपने एक बिल्डिंग ऑक्यूपाई कर ली है, आप उसके मालिक नहीं हैं, लेकिन आपका फ़िलहाल उस पे कब्ज़ा है। तो उस कब्ज़े से आप जो मतलब कमाई कर रहे हैं उसकी किराए की सूरत में, रेंट की सूरत में, या जिस तरह आप उस ज़मीन से फ़ायदा उठा रहे हैं, वो भी आपके इस के अंदर सेक्शन के अंदर कैटर होता है। तो लिहाज़ा वो भी जो है वो आपकी एग्ज़ेम्प्ट होगी। साउंड क्लियर नहीं है? काइंडली अगर ऑडियो का कोई इशू है तो आप लोग मुझे बता दें इधर टेक्स्ट में। ये सिर्फ़ आपको इशू आ रहा है या बाकियों को भी साउंड का इशू है? ओके। अच्छा, अभी हमने ये सेक्शन 41 कवर किया। अब सेक्शन 42 से ऑनवर्ड्स जो है ना वो एक डिफरेंट डोमेन्स हैं। हम इसको कैटेगराइज़ कर सकते हैं। सेक्शन 41 की आप कैटेगरी बना लें, ये है सिर्फ़ एग्रीकल्चरल इनकम के लिए। सेक्शन 42 से ऑनवर्ड्स आप देखेंगे, वो है हमारे पास फॉरेन डिप्लोमैट्स के लिए या फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए। सेक्शन 42 क्या कहता है?
वो कहता है द इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल एंटाइटल्ड टू प्रिविलेजेस अंडर डिप्लोमेटिक एंड कॉन्सुलर एक्ट शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम द टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस. Secondly, the individual of income of an individual privileged under the United Nations Act, and the individual who has former employment in United Nations or his agencies is exempt under this ordinance. देखें, इसमें अब तीन चीजें आ गई हैं सेक्शन 42 में. आपने इसको याद रखना है. हमारे पास तीन कैटेगरीज हैं सेक्शन 42 में. नंबर वन, हमारे पास हैं यूएन के डिप्लोमेट्स, जो यहाँ पे सफ़ीर होते हैं दूसरे ममालिक के. वो जो है उन पे इनकम टैक्स नहीं लगेगा. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि वो जो सैलरी ले रहे हैं वो अपनी गवर्नमेंट से ले रहे हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट से या पाकिस्तान से वो सैलरी नहीं ले रहे. तो इसलिए उन पे नहीं लगेगा. फिर वो लोग जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स हैं, यानी कि यूनाइटेड नेशंस के अंदर छः उसके विंग्स हैं. सिक्योरिटी काउंसिल है, जनरल असेंबली है, फिर यूनाइटेड नेशंस का यूनेस्को है, और इस तरह के प्रोग्राम्स हैं. तो वो जो विंग्स हैं उसके जो ऑफिसर्स हैं वो पैसे ले रहे हैं, फीस ले रहे हैं यूनाइटेड नेशन से. इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो जो यूएन का दफ्तर है अगर वो इस्लामाबाद में है और वो यहाँ ऑपरेशंस कर रहे हैं तो उन पे इनकम टैक्स लगेगा नहीं. अंडर सब क्लॉज 2 ऑफ सेक्शन 42 उनके ऊपर भी जो है वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जेम्प्ट हैं. क्योंकि उनको जो सैलरी मिल रही है वो यूनाइटेड नेशंस दे रही है, ये साथ उनके जो रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट है वो उन्हें पे कर रही है. तो लिहाजा उनके ऊपर भी इनकम टैक्स का चार्ज नहीं बनता. अब जो हमारे पास थर्ड क्लॉज आती है वो बड़ी रेलिवेंट है. वो कहती है एनी पेंशन रिसीव्ड बाय पर्सन बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान बाय वर्च्यू ऑफ पर्सनस फॉर्मर एम्प्लॉयमेंट इन यूनाइटेड नेशंस. अब इसमें उन्होंने कहा है कि अगर एक पाकिस्तानी नेशनल है और उसको पेंशन दी जा रही है, और वो पेंशन किस चीज़ की है? उसकी सर्विस की जो उसने यूनाइटेड नेशंस में की थी. तो वो जो पेंशन है उस पेंशन पे टैक्स नहीं लगेगा. इसको मैं आपके लिए दोबारा आसान करके बताता हूँ. लेट से एक आदमी है अली. अली जो है यूएन में काम करता रहा है. उसके बाद वो पाकिस्तान आ गया वहाँ से रिटायरमेंट के बाद. अब पाकिस्तान में वो और का कोई काम करता है तो उसकी इनकम की दो स्ट्रीम्स हो गई. एक तो वो जो पाकिस्तान में कमा रहा है, नंबर दो जो उसे पेंशन आ रही है यूनाइटेड नेशंस की तरफ से. अब वो जो पाकिस्तान में जो कमा रहा है उस कमाई के ऊपर वो इनकम टैक्स देगा, लेकिन जो यूनाइटेड नेशन से उसे पैसे मौसूल हो रहे हैं वो उसके ऊपर इनकम टैक्स नहीं देगा. तो ये एक बेसिक सा फ़र्क है. देखिए, मैंने आपको पिछले लेक्चर में हेड्स ऑफ इनकम क्यों बताए थे? क्योंकि ज़रूरी नहीं एक बंदा एक ही जगह से कमा रहा है, कमाई की एक से ज़्यादा ज़राए हो सकते हैं. आपकी जो पेंशन है वो भी आपकी इनकम वाली कैटेगरी में फॉल करती है ना. तो आपने इस तरह देखना है कि मेरे कौन कौन से जो हैं इनकम के कहाँ कहाँ से आ रही है इनकम. अब एक बंदा है जिसके इनकम के दो स्ट्रीम्स हैं. एक वो यूनाइटेड नेशन से पैसे ले रहा है, एक वो पाकिस्तान से ले रहा है. तो वो जो पाकिस्तान में कमाई हो रही है, जो पाकिस्तान में बिजनेस कर रहा है, जो मर्जी कर रहा है, उसके ऊपर टैक्स लगेगा. लेकिन जो यूनाइटेड नेशन से या किसी बाहर की गवर्नमेंट से वो कमाई ले रहा है उसके ऊपर जो है वो टैक्स नहीं लगेगा. अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर उस पर टैक्स नहीं लगेगा तो फिर क्या उसकी इनकम टैक्स फ्री है? नहीं. अक्सर स्टेट्स आपस में टैक्स ट्रीटीज करती हैं जिसके तहत वो ये मुआहदा करती हैं कि हम में से कौन जो है वो इससे टैक्स वसूल करेगा. अब अगर पाकिस्तान टैक्स नहीं ले रहा तो यूनाइटेड नेशंस से रेलिवेंट जो उसका ऑफिस है वो उसे टैक्स कट कर सकता है. उसकी जो गवर्नमेंट है वो कर सकती है. एक बंदा है, फॉरेनर है, अब उसके ऊपर पाकिस्तान से तो टैक्स नहीं उससे ले रहे, लेकिन उसकी अपनी गवर्नमेंट जो उसे सैलरी दे रही वो तो कट के ही आ रही है ना. वो जो वो वाली गवर्नमेंट है वो उससे टैक्स ले रही है. अच्छा जी, अब अगर हम आगे बढ़ें फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, तो फॉरेन गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनकी सैलरी जो है उसके ऊपर भी टैक्स नहीं है. अब इसके अंदर कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं? अगर आप सेक्शन 43 को पढ़ें तो वो कहता है एनी सैलरी रिसीव्ड बाय एन एम्प्लॉय ऑफ अ फॉरेन गवर्नमेंट एज रिम्यूनरेशन फॉर सर्विसेज रेंडर्ड टू सच गवर्नमेंट शैल बी exempt फ्रॉम टैक्स प्रोवाइडेड नंबर वन एम्प्लॉय इज अ सिटीजन ऑफ फॉरेन कंट्री एंड नॉट सिटीजन ऑफ पाकिस्तान. यानी कि वो जो शख्स है वो पाकिस्तानी नेशनल नहीं होना चाहिए. नंबर टू, services performed by the employer of character similar to those performed by employees of federal government in foreign countries. हमारे पाकिस्तान से भी जो लोग हैं वो बाहर काम करते हैं, फॉरेन ऑफिस के लोग हैं, ठीक है, डेलीगेशंस होती हैं, हमारे डिप्लोमेट्स होते हैं.
तो जिस तरह वो वहाँ काम कर रहे हैं, इस तरह हो सकता है कि बाहर के मुल्क के भी जो ऑफिसर हैं, सरकारी अफसर हैं, वो यहाँ पे काम कर रहे हों। तो वो उस तरह की अगर उनकी काम की नौयत है, और जो एम्प्लॉय है वो पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है, और आखिरी बात, और फॉरेन गवर्नमेंट हमारे एम्प्लॉयज़ को भी वही एग्जेम्पशन देती है, तो फिर उनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। एक सीएसपी ऑफिसर है, फॉरेन ऑफिस उसने ज्वाइन की है, उसकी ड्यूटी लग गई है, लेट्स से स्वीडन लग गई है उसकी ड्यूटी। अब स्वीडन में वो काम कर रहा है। अब वहाँ पे अगर स्वीडन की गवर्नमेंट उससे टैक्स नहीं लेती, और उसने हमारे साथ ये मुआहदा किया है कि देखें, आपका बंदा जो इधर आएगा हम उससे टैक्स नहीं लेंगे, हमारा बंदा जो पाकिस्तान में काम करेगा आपने उससे टैक्स नहीं लेना। ये क्या हो गया? ये दो रियासतों के दरमियान टैक्स ट्रीटी हो गई। और जब टैक्स ट्रीटी हो गई दोनों स्टेट्स के दरमियान, तो फिर जो है, वो जो सरकारी ऑफिशियल्स हैं, जो वहाँ के अफसर जो पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, और यहाँ के अफसर जो वहाँ काम कर रहे हैं, उनको जो है वो एग्जाम्पशन मिलेगी। यही जो कॉन्सेप्ट है, ये आगे सेक्शन 44 में आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब हम सेक्शन 44 की तरफ जाते हैं। वो कहता है अबाउट एग्जेम्पशंस अंडर इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स। अब मैंने जैसे आपको बात की कि देखें, जो स्टेट्स होती हैं वो आपस में मल्टीलैटरल ट्रीटीज़ भी करती हैं, बाईलैटरल भी करती हैं, तो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स भी होती हैं उनकी। तो वो जो इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं वो किस नौइयत की होती हैं? सब क्लॉज 1 कहती है जी, एनी पाकिस्तान सोर्स इनकम विच पाकिस्तान इज नॉट परमिटेड टू टैक्स अंडर अ टैक्स ट्रीटी शैल बी एग्जेम्प्ट। यानी कि अगर पाकिस्तान ने किसी भी रियासत के साथ कोई ट्रीटी कर ली है, कोई माहिदा कर लिया है, तो उसके तहत जो है वो आप उसकी इनकम को टैक्स नहीं कर सकते, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फिर सेकंड क्या है? अ सैलरी रिसीव्ड बाय इंडिविजुअल नॉट बीइंग सिटीजन ऑफ पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड फॉर इन एड एग्रीमेंट बिटवीन फेडरल गवर्नमेंट एंड फॉरेन गवर्नमेंट। इसी तरह ही एक इंडिविजुअल है, आप मतलब गवर्नमेंट्स के दरमियान मुआहिदा होया हुआ है जी, और वो कह रहे हैं कि आपको जो है हम वो टैक्स नहीं करेंगे, आपको कंसेशन मिलेगा, तो फिर आपकी जो गवर्नमेंट है वो आपको टैक्स नहीं कर सकती। आपको भी जो है वो टैक्स एग्जाम्पशन मिल जाएगी, लेकिन इसकी क्या रिक्वायरमेंट है कि आपको पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं होना चाहिए। तो ये एक बेसिक प्री रेक्विजिट है। अगर हम आगे बढ़ें, तो फर्दर ऑन इसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है कि क्या वो एड एग्रीमेंट क्या होती है, और वो इंडिविजुअल क्या रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा या नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होगा। मिसाल के तौर पे हमने रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल का कॉन्सेप्ट पढ़ा था। अब देखें, उस इंडिविजुअल का नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल होना भी ज़रूरी है, एज पर क्लॉज ए। इसी तरह इन्होंने मज़ीद आगे जो सब क्लॉज 3 है उसमें बताया कि अगर एक इनकम है जो पर्सन रिसीव करता है, जो कि कॉन्ट्रैक्टर है या कंसल्टेंट है, जो कि पाकिस्तान के लिए किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, तो उसके भी जो है वो उस पे इनकम टैक्स नहीं लगेगी। अब इसकी बड़ी अच्छी मिसाल है, सीपैक का प्रोजेक्ट हमारे पास चल रहा है। सीपैक का प्रोजेक्ट मल्टीपल फेजेस में जो है ना एग्जीक्यूट हो रहा है। तो अब जो चाइना से, चाइना के इंजीनियर्स आ रहे हैं, चाइना के कॉन्ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, जो कि ये सारी चीज़ें, सारे मामला देख रहे हैं, तो उन पे जो है वो इनकम टैक्स नहीं लगेगा। उनको चाइना की गवर्नमेंट ही है जो वो टैक्स करे। अदरवाइज हम ये नहीं कह सकते कि उनके ऊपर पाकिस्तान की कोई गवर्नमेंट जो है वो कोई टैक्स लगा सकती है। सो इट्स नॉट पॉसिबल अंडर सेक्शन 44। उसमें उन्होंने पूरी कैटेगरीज बता दी हैं कि अगर तो उस बंदे को उस एग्रीमेंट के तहत पैसे भी चाइना दे रहा है और वो पाकिस्तान में रहता भी नहीं है, तो फिर जो है वो उस पर किसी सूरत आपका वो नहीं बनता, टैक्स नहीं बनता। सेक्शन 45 डील करता है प्रेसिडेंशियल ऑनर से। प्रेसिडेंशियल ऑनर्स आप सब ने अक्सर न्यूज़ में देखा होगा, जब वो तकरीबात होती हैं डिफरेंट, फॉर इंस्टेंस लेट से 14 अगस्त की कोई हो रही है तकरीब, जिसमें लोगों को जो है वो सितारा इम्तियाज़ और सो ऑन एंड सो फोर्थ उनको नवाजा जाता है अवार्ड से। तो उसके साथ साथ कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो उसके साथ अटैच होती हैं। मिसाल के तौर पे, अगर किसी को कोई प्रेसिडेंशियल ऑनर मिलता है या अवार्ड मिलता है, तो हो सकता है उसके साथ कोई अलाउंस भी दिया जाए,
या फिर उसको अवार्ड की जगह कोई कैश दिया जाए। अब जैसे अक्सर मैं आपको उसकी मिसाल देता हूँ, अरशद शरीफ की, जो ओलंपिक मेडल जीता है। अब उसके बाद बड़े जो हैं हमारे मिनिस्टर्स ने और लोगों ने अनाउंस किया कि हम इसे इतना जो है वो इनाम देंगे, इवन सदर ने भी अनाउंस किया। तो वो जो सदर का जो इनाम है जो उसे देगा, उसकी जो कैश अमाउंट है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। हमारे पास सेक्शन 45 ये कहता है। पहले हम इसका टेक्स्ट पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको मजीद एक्सप्लेन करता हूँ। Section 45, subclause 1. Any allowance attached to any honor, award, or medal awarded to a person by the President of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance. Number 2. Any monetary award granted to person by President of Pakistan shall be exempt from tax under this ordinance. तो इसमें हमारे पास दो चीज़ें आ गई। पहले हमारे पास आ गई अलाउंस आ गई हमारे पास, जो कि उसको दी गई है प्रेसिडेंशियल अवार्ड के साथ। फिर सेकेंडरी हमारे पास आ गया मॉनेटरी अवार्ड, कोई कैश प्राइज उसके लिए अनाउंस किया है तो वो भी जो है उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सर अगर कोई फॉरेन कोच पाकिस्तान की टीम को कोच कर रहा है, सैलरी पाकिस्तान में ले रहा है लेकिन नॉन रेजिडेंट है इस पर, अच्छा देखें, आ, इसके अंदर वो फॉरेन कोच है, उसके पास पाकिस्तानी सिटीजनशिप तो नहीं है। नंबर टू, इसमें फिर हम ये देखेंगे कि क्या उसकी जो गवर्नमेंट है उसके साथ हमारा क्यों टैक्स ट्रीटी हुई हुई है। अगर तो हमारी टैक्स ट्रीटी हुई हुई है तो फिर उसके बाद हम ये देखेंगे कि क्या ये वहाँ टैक्स दे रहा है। अगर वो पाकिस्तान में ही सैलरी ले रहा है, मिसाल के तौर पे 30 लाख है, वो पाकिस्तान से 30 लाख रुपए ले रहा है और वो बाहर टैक्स नहीं दे रहा, तो वो एक जगह टैक्स जरूर देगा। टैक्सेशन के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, दैट देयर शुड नेवर बी डबल टैक्सेशन बट देयर विल ऑलवेज बी टैक्सेशन। सो इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं हो सकता एक बंदा टैक्स से बिल्कुल छूट जाए। इसके बाद ये गवर्नमेंट देखती है कि यार इस बंदे को क्या बाहर की गवर्नमेंट इससे टैक्स ले रही है। मिसाल के तौर पे अगर वो ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है तो ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट क्या उसे टैक्स ले रही है? अगर वो गवर्नमेंट टैक्स नहीं ले रही तो उसको जो 30 लाख मिलेंगे उसके ऊपर टैक्स लगेगा। सो ये आपके क्वेश्चन का जवाब था। अब हम मजीद आगे बढ़ते हैं सेक्शन 46 की तरफ। प्रॉफिट ऑन डेट। एनी प्रॉफिट रिसीव्ड बाय नॉन रेजिडेंट पर्सन ऑन सिक्योरिटी इशूड बाय रेजिडेंट पर्सन shall be exempt from tax under this ordinance where the persons are not associates. Security was widely issued by the resident person outside Pakistan for purposes of raising a loan outside Pakistan or for use in a business carried on by the person in Pakistan. So प्रॉफिट ऑन डेट का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने पहले देखा था। हमने उसको डिस्कस किया था अंडर द हेड्स ऑफ इनकम। अब हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं वो डिस्कस कर रहे हैं अंडर द एग्जेम्पशंस एंड कंसेशंस। देखें, अगर एक रेजिडेंट पर्सन जो है जो पाकिस्तान में ही मुकीम होता है, अगर तो वो ये हर एक्टिविटी करे प्रॉफिट ऑन डेट की, तो उसको जो है टैक्स देना पड़ता है। लेकिन एक बंदा जो पाकिस्तान में रहता ही नहीं है, पाकिस्तान का शहरी भी नहीं है, वो अगर किसी को कर्जा देता है और उस पर प्रॉफिट होता है तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगी अंडर सेक्शन 46। और इसकी आगे दो मजीद रिक्वायरमेंट्स हैं। वो क्या है कि आपका जो प्रॉफिट है वो पाकिस्तान के बाहर पे हुआ हो, और सिक्योरिटी जो है वो सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो कि अब FBR है उसने उसको अप्रूव किया हो। तो यह तभी हो सकता है एक बंदे ने बाहर से ही लोन लिया है आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान और बाहर ही ट्रांजैक्शन हुई है, तो उसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आएगा बाहर ही आएगा, चूंकि वो रेगुलेट भी नहीं हो रहा, तो उसके ऊपर हम टैक्स क्लेम नहीं कर सकते। आगे जो अगर यहाँ पे कोई स्टूडेंट्स वगैरह हैं मौजूद तो उनके लिए बड़ा रेलिवेंट सेक्शन है स्कॉलरशिप्स का। सेक्शन 47 कहता है कि स्कॉलरशिप अगर किसी को मिलती है एजुकेशन हासिल करने के लिए, उस पर भी जो है वो टैक्स नहीं मिलता, चाहे वो डायरेक्टली स्कॉलरशिप मिले इनडायरेक्टली मिले, चाहे वो गवर्नमेंट स्कॉलरशिप ऑफर करे NGO करे, जहाँ मर्जी से मिले स्टूडेंट को, चाहे डोमेस्टिक लेवल पे चाहे इंटरनेशनल लेवल पे जिस किस्म की भी स्कॉलरशिप मिलेगी उसके ऊपर आपको किसी किस्म का टैक्स नहीं देना पड़ेगा। सो वो जो है आपका जो अवार्ड होगा वो टोटली टैक्स फ्री होगा। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आता है सेक्शन 48, सपोर्ट पेमेंट्स अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट। एनी इनकम रिसीव्ड बाय स्पाउस एज सपोर्ट पेमेंट अंडर एग्रीमेंट टू लिव अपार्ट शैल बी एग्जाम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस। अब इसमें क्या आता है हमारे पास? सेक्शन 48 का डायरेक्ट ताल्लुक हमारा है मुस्लिम फैमिली लॉज के साथ। मुस्लिम फैमिली लॉज में आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा मेंटेनेंस का।
अगर मियाँ बीवी में अलैदगी है, कोई मामलात हैं ऐसे, तो वो बीवी को खर्चा पानी जो है वो मेंटेनेंस अलाउंस वो देता है। तो वो जो मेंटेनेंस अलाउंस है जिसे यहाँ पे सपोर्ट पेमेंट कहा गया है, उस सपोर्ट पेमेंट के ऊपर टैक्स नहीं लगाया जा सकता। सो बीवी जो शौहर उसे जो दे रहा है उसके नानो नफका के लिए कोई मेंटेनेंस की कोई अमाउंट है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का टैक्स लागू नहीं होता अंडर सेक्शन 48। फिर आगे हमारे पास 49 सेक्शन आता है जो बताता है फेडरल एंड प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड लोकल अथॉरिटी इनकम। अब देखें, फेडरल गवर्नमेंट जो इदारा है वो भी इनकम या रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इदारा भी रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। तो अब फेडरल गवर्नमेंट क्या खुद पे टैक्स लगा सकती है? बड़ी अजीब सी बात होगी। सो इसलिए फेडरल गवर्नमेंट जो है वो खुद पे टैक्स नहीं लगा सकती, क्योंकि वही तो टैक्स कलेक्ट कर रही है। तो लिहाजा फेडरल गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होता है वो टैक्स फ्री होता है। और इसी तरह अगर हम प्रोविंशियल गवर्नमेंट की बात करें, तो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की जो इनकम है वो एग्जैम्प्ट होगी अदर देन इनकम चार्जेबल अंडर बिजनेस derived by provincial government or local authority from business carried on outside its jurisdictional area। अब मैं आपको इसका बड़ा अच्छा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सेक्शन 49 में दो चीज़ें हैं। पहली बात ये है, सब क्लॉज 1 के तहत फेडरल गवर्नमेंट का जो भी रेवेन्यू होगा, जो भी इनकम होगी, उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। दिस इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग इज़, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है उस पर टैक्स नहीं लगेगा, बट देयर इज़ एन एक्सेप्शन। अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट अपना बिजनेस किसी दूसरे सूबे में कर रही है तो उस पर टैक्स लगेगा। मिसाल के तौर पे अभी कुछ दिनों पहले खबरें चल रही थी कि जो खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट है वो पीआईए को ख़रीदना चाहती है। अब खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट पीआईए को अगर ख़रीदती है और उसके बाद बिज़नेस करती है, तो उन्हें खैबर पख्तूनख्वा में तो टैक्स नहीं देना। लेकिन जो वो बिज़नेस अपना कर रहे हैं सिंध में, पंजाब में, बलूचिस्तान में, वहाँ की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो उससे टैक्स मौसूल कर सकती हैं। सो इस जो प्रोवाइज़ो है इसका ये मतलब है। आगे हम बढ़ते हैं तो हमारे पास आती है जी सेक्शन 50, फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। अभी हम सेक्शन 50 तक पहुंच गए हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अभी तक आप लोगों के अगर कोई सवाल हैं सेक्शंस 41 टू 50 तक, तो काइंडली आप पूछ लें। अभी हम 1 मिनट का ब्रेक लेके क्वेश्चंस आंसर कर लेते हैं, ताकि पिछली चीज़ें आपको क्लियर हो जाएं, वरना मिक्सअप ना हो आपको। तो काइंडली किसी का कोई भी सवाल है वो भी पूछ ले, या इधर टाइप कर दें। आई गेस कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का। तो हमारे पास हमने सेक्शन 41 से 50 तक हमने कवर कर ली है। अब हम आगे 50 से लेके 56 तक हम इसको डिस्कस करेंगे। सेक्शन 50 बताता है फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। देखिए, हमने इंडिविजुअल्स की दो हमने उसकी कैटेगरीज की थी। एक हमने की थी रेजिडेंट इंडिविजुअल, एक हमने की थी नॉन रेजिडेंट इंडिविजुअल। तो उसके बाद एक और हमारे पास जो कैटेगरी है वो है शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल। अब इसको किस तरह से इसमें एक्सप्लेन किया गया है उसको हम देख लेते हैं। यूएन एजेंसी का एम्प्लॉय हो और रेजिडेंट पाकिस्तान का हो तो टैक्स। देखिए नरेश, इसके अंदर इस तरह से है कि अगर तो यूएन गवर्नमेंट उसे टैक्स वो जो है उसे पे कर रही है, और यूएन के साथ कोई अंडरस्टैंडिंग हुई हुई है, जो कि गवर्नमेंट्स की अक्सर ट्रीटीज़ हुई होती हैं, तो उसके तहत अगर तो वो काम कर रहा है तो फिर उसको एग्जेम्पशन मिलेगी यहाँ से, क्योंकि उसके जो तमाम मॉनेटरी मैटर्स हैं वो वहाँ डील हो रहे हैं। हाँ, अगर वो पैसे पाकिस्तान से लेता और काम इधर यूएन एजेंसी के सब ऑर्डिनेट की तरफ का कर रहा होता तो अलग बात थी। या फिर अगर यहाँ पे पाकिस्तान और उस एजेंसी का इस तरह का कोई मुआहिदा नहीं होया हुआ, तो भी पाकिस्तान उससे टैक्स ले सकती है, चाहे वो यूएन की एजेंसी उसे पे करिए। सो हमें इसमें देखना पड़ेगा। जो भी इस तरह के सिनेरियोज होते हैं ना, तो उसके अंदर आपको बेसिकली डॉक्यूमेंट्स और इन चीज़ों से देखना पड़ता है कि क्या ये क्राइटेरिया मीट हो रहा है,
क्या ये कंडीशंस फुलफिल हो रही हैं, तब फिर आप आगे उसको जो है मजीद उसको देख सकते हैं। अच्छा जी, उम्मीद है आपका क्वेश्चन जो है वो क्लियर हो गया होगा। हम अब सेक्शन 50 की तरफ आते हैं वापस। सेक्शन 50 फॉरेन सोर्स इनकम ऑफ शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स। सब क्लॉज 1 कहती है, सब्जेक्ट टू सब सेक्शन 2, द फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम ऑफ एन इंडिविजुअल अदर देन अ सिटीजन हु इज अ रेजिडेंट इंडिविजुअल solely by reasons of individual's employment who is present in Pakistan for period not exceeding 3 years shall be exempt under this ordinance. This section shall not apply to income derived from business of the person established in Pakistan, any foreign source income brought into or received in Pakistan by the person. ये अब बताता है कि एक इंडिविजुअल जो कि पाकिस्तानी सिटीजन नहीं है, उसकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है। अब अच्छा, अब इनकम के दो सोर्स होते हैं। मैं आपको सोर्स ऑफ इनकम अगर बताऊं, एक होता है पाकिस्तान सोर्स इनकम, एक होता है फॉरेन सोर्स इनकम। जो इनकम आप पाकिस्तान से कमा रहे हैं वो है पाकिस्तान सोर्स इनकम, उस पर टैक्स लगता है। दूसरी इनकम है फॉरेन सोर्स इनकम। अब उस पर क्या टैक्स लगता है या नहीं लगता, उसके लिए आपको एक्सेप्शंस और ये एग्जाम्पशंस और ये चीज़ें देखनी होगी। मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक बंदा है जो कि यहाँ नौकरी कर रहा है और उसके बाद फ्रीलांसिंग भी कर रहा है। फ्रीलांसिंग में उसे बाहर से पैसा आ रहा है, वो उसका फॉरेन सोर्स इनकम। जो यहाँ नौकरी कर रहा है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम। पाकिस्तान सोर्स इनकम पे तो उसे टैक्स लग रहा है। फॉरेन सोर्स इनकम पे देखना पड़ेगा क्या लगता है कि नहीं लगता। वो भी उसकी इनकम फ्रॉम बिजनेस में काउंट होगी और उसे टैक्स लगेगा। तो ज़रूरी नहीं है कि हर फॉरेन सोर्स इनकम जो है उस पर टैक्स ना लगे। मोस्ट ऑफ द केसेस में आप बाहर से भी जो कमा रहे होते हैं उस पर टैक्स लगता है। ये मैं आज जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ ये एक्सेप्शंस हैं, कि कुछ रेयर सिनेरियोज होते हैं, कुछ ऐसे वाकयात होते हैं, सरकमस्टांसेस होते हैं जिसमें टैक्स नहीं लगता। तो आपने वो देखना है कि क्या ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है। अगर हो रहा है तो फिर उस पर टैक्स नहीं लगेगा। इफ सम फैमिली मेंबर लिव्स आउटसाइड कंट्री एंड सेंड पेमेंट थ्रू बैंक टू द फैमिली इन पाकिस्तान, सो दिस पेमेंट इज टैक्सेबल नॉट और नॉट? यस, इट इज टोटली टैक्सेबल। देखें, आपकी फैमिली को जो भी इनकम आ रही है बाहर से, वो है फॉरेन सोर्स इनकम, ठीक है। इसको हम कहते हैं रेमिटेंस। अब जो फॉरेन रेमिटेंस आ रही है उसके ऊपर टैक्स लगता है। और वो टैक्स किस बात पे होता है? एक तो होता है ट्रांजैक्शनल टैक्स, आपकी जो ट्रांजैक्शनल इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है ना, आप किसी इंटरनेशनल बैंक से कर रहे हैं तो जो इंटरनेशनल बैंक है वो अपनी जुरिस्डिक्शन में टैक्स लेता है। यानी कि अगर आप अमेरिका से पैसे भेज रहे हैं तो अमेरिका का बैंक अपना टैक्स लेगा वहाँ से, उसकी जुरिस्डिक्शन का। फिर वो जो पैसा पाकिस्तान में आएगा फिर उस पर टैक्स कटेगा। रिसीव करने का एक ट्रांजैक्शन हो रही है, क्योंकि ये तसव्वुर की जाएगी ये आपकी एक किस्म की इनकम है, रेमिटेंस। और ये रेमिटेंस किस में आएगी? ये आपकी सैलरी का हिस्सा तो नहीं है, ना कैपिटल गेन्स है, ना प्रॉपर्टी है, ना बिजनेस है। ये आएगी आपकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। तो ये उस कैटेगरी में फॉल कर जाएगी। तो लिहाजा सिंपली पुट इट इज़ टोटली टैक्सेबल। अच्छा जी, हम सेक्शन 50 को डिस्कस कर रहे थे। अच्छा, उसमें देखें, कोई भी इंडिविजुअल जो पाकिस्तान में आया हुआ है, कोई अमेरिकन सिटीजन है, वो 2-3 महीने काम करता है, उसकी कोई फॉरेन से इनकम है तो उस पर टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो पाकिस्तान में आ गया है, चाहे वो 6 महीने के लिए रहा है, उसने पाकिस्तान में बिजनेस करना शुरू कर दिया है, उससे जो इनकम आई है उसके ऊपर तो टैक्स लगेगा ना, पाकिस्तान सोर्स इनकम है। तो आपने इन चीज़ों में एक डिस्टिंग्विशन पैदा पैदा करनी है कि आपको डिफरेंशिएट कर सकें कि यार क्या ये इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है या आया ये इसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम है। सो यू हैव टू डिफरेंशिएट between the streams of income that a person is having, and then you will be able to determine that whether that particular income is taxable or whether he can avail the particular exemption. एग्रीकल्चरल लैंड और मॉर्गेज इन गेटिंग इनकम फ्रॉम द लैंड। सो इनकम, देखिए एग्रीकल्चरल लैंड का मैंने जो आपको बताया, एग्रीकल्चरल लैंड को एग्जेम्पशन सिर्फ इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की हद तक है। जहां तक लैंड रेवेन्यू एक्ट 1967 रेड विथ वेस्ट पाकिस्तान लैंड रेवेन्यू रूल्स 1968 के हैं शायद, इसके तहत जो है उस पे जो है वो सेस लगता है, उसके ऊपर जो है वो लेवी लगती है। तो ये जो कॉन्सेप्ट्स है ना ये होते हैं ज़रई ज़मीन के लिए। आई गेस वो मैं से गलत कुछ टेक्स्ट हो गया, मैं इधर दोबारा टाइप कर देता हूँ। अच्छा, तो बेसिकली
जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसको डिफरेंट डोमेन के अंदर एंटरटेन किया जाता है, इसलिए यहाँ पे सेक्शन 41 में लिखा था कि जो एग्रीकल्चरल लैंड है उसे इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के तहत एग्जाम्पशन हासिल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि वो जो एग्रीकल्चरल इनकम है या प्रोड्यूस है उस पर टैक्स ही नहीं लगता। सो आपको ये चीज़ और ये जो फ़र्क है इसको समझने की ज़रूरत है। हु विल पे द टैक्स, द ओनर और द पर्सन हु गेट्स द लैंड और मॉर्गेज? वेरी गुड क्वेश्चन। इसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें हैं। नंबर वन, अगर ओनर इज इन पोजेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर लैंड, देन ओनर विल पे द टैक्स। अगर ओनर ने लैंड मॉर्गेज पे दे दिया है, सो द पर्सन हु गेट्स द लैंड और मॉर्गेज, ही इज इन पोजेशन, देन ही विल पे द टैक्स। इसका सिंपल सा असूल ये है कि जिसके पास लैंड की पोजेशन है, जो लैंड को यूज कर सकता है, उसने उसे रेंट पे दिया है, उससे प्रॉफिट किया है, जो मर्जी किया है, वो जिम्मेदार है। अगर आप एक ओनर हैं, आपने जमीन अपनी मॉर्गेज कर दी, गिरवी रखवा दी, फिर आप पे जिम्मेदारी आयद नहीं होती। सो होप इट आंसर्स योर क्वेश्चन। आगे हम बढ़ते हैं जी सेक्शन 51 की तरफ। Foreign source income of returning expatriates. Any foreign source income derived by citizen of Pakistan in a tax year who was not resident individual in any of the four tax years preceding the tax year in which the individual became a resident shall be exempt from tax under this ordinance in the tax year in which the individual became resident individual and in the following tax year. अच्छा जी। सेक्शन 51 बात करता है रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स की। अब मैं आपसे पहले ये डिस्कस कर लूँ कि ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। अभी मैं कोशिश करता हूँ आपको ये जो टर्मिनोलॉजी है पहले मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ, फिर हम आते हैं कि इसके ऊपर किस तरह से वो अप्लाई होता है। देखें, रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट्स वो लोग होते हैं जो अपने मुल्क वापस आते हैं काफ़ी अरसा बाहर गुजारने के बाद। कोई बंदा है, 10 साल वो अमेरिका में रहा है, फिर वो पाकिस्तान आ गया 1 साल के लिए, तो उसको हम कहेंगे कि ही इज़ अ रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट। ये हमारे मुल्क का शहरी था, ये बाहर चला गया था और ये अब वापस आ रहा है। तो यहाँ पे उनकी फॉरेन सोर्स इनकम की बात हुई है। आपने हमेशा जब भी सेक्शन पढ़ना है आपने गौर से पढ़ना है चीज़ों को। उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम की बात नहीं हो रही। सेक्शन 51 कहता है एक बंदा जो 4 साल पाकिस्तान से बाहर रहा है, अगर वो 5वें साल पाकिस्तान में आ जाए और वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बन जाए, तो जो पूरे 1 साल उसने गुजारा है उसके अंदर अगर वो बाहर की कमाई करता है तो वो उसमें उस पर टैक्स नहीं लगेगा। सो बेसिकली ये किस्म की छूट है उस बंदे की फॉरेन सोर्स इनकम पे, और वो कितनी देर के लिए, जिस साल वो रेजिडेंट इंडिविजुअल बना है उस साल और उससे अगले साल। सो बेसिकली अगर आप 4 साल बाहर गुजार रहे हैं, आपको मिलेगी 2 years टैक्स एग्जाम्पशन इफ यू कम बैक टू पाकिस्तान ओनली फॉर दी फॉरेन सोर्स इनकम। ये बेसिकली ये सेक्शन हमारे पास कह रहा है। मॉर्गेज, गिरवी और ठेका, इसमें किस पर टैक्स लगेगा? देखें, यहाँ पे हम मोड्स ऑफ ऑक्युपाइंग लैंड की बात नहीं कर रहे, यहाँ पे हम बात करें टैक्स की। तो वो तो हर सूरत में तब लगेगा जब आप उस कंडीशंस को मीट करेंगे, और चूंकि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में एग्रीकल्चरल लैंड पे जो है वो नहीं है। अच्छा, अब आपने ये भी नहीं बताया कि वो एग्रीकल्चरल लैंड है कि वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। अगर तो आपका घर है, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है, आपने उस घर को गिरवी रखवाया हुआ है, आपने उस घर को किराए पे दिया हुआ है, तो उस पर इनकम टैक्स लगेगा। यहाँ पे सिर्फ बात हो रही है देहाती या ज़रूरी ज़मीन की, एग्रीकल्चरल लैंड की, जिस पे आप खेती बाड़ी करते हैं, तो वो जो है उस पे जो है वो एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 41। आप लोगों ने ये भी याद रखना है, जो रेजिडेंशियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, उसके ऊपर ये सेक्शन 41 अप्लाई नहीं होता। आगे हम बढ़ते हैं जी सेक्शन 53 की तरफ। 52 जो है वो ओमिट हो गया। सेक्शन 53 डील करता है exemptions and tax concession in the second schedule. The income of classes of income or persons or classes of persons specified in second schedule shall be exempt from tax under this ordinance subject to any extent subject to tax under this ordinance at such rates allowed a reduction in tax liability exempted from operation of any provision of ordinance.
द फेडरल गवर्नमेंट may from time to time by notification in the official gazette make such amendment in the second schedule by adding any clause or condition therein, omitting any clause or making any change in the clause or condition therein. अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। देखें, अगर बात की जाए लेट से फेडरल गवर्नमेंट की यहाँ पे अथॉरिटी के बारे में, तो यहाँ पे ये चीज़ बयान की गई है कि जो सेकंड स्केड्यूल है आपका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का, उसमें जो भी बताई गई हैं एग्जाम्पशंस वो मिल जाएंगी उन क्लासेस ऑफ लोगों को जो वहाँ पे स्पेसिफाइड है। अब आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के देखेंगे एंड पे जो है वो सेकंड स्केड्यूल है और उसमें सर्टेन एग्जाम्पशंस दी हुई हैं, रिडक्शंस भी दी हुई हैं। तो वो जो है वो बंदा उधर क्लेम कर सकता है। और ये फेडरल गवर्नमेंट की जवाबदीदी इख्तियार है कि वो चाहें तो इसमें कोई एडिशन कर सकते हैं, इसको सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, इसको ओमिट कर सकते हैं। सो यहाँ पे उनके पास जो है एक टोटल अथॉरिटी है, तो वो उसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। हमारे पास फिर अगला सेक्शन है सेक्शन 54। वो बताता है एग्जाम्पशंस एंड टैक्स प्रोविजंस इन अदर लॉज। No provision in any other law providing for number one, an exemption from tax imposed under this ordinance. Number two, a reduction in rate of tax imposed under this ordinance. Number three, reduction in tax liability of any person under this ordinance. Number four, exemption from operation of any provision under this ordinance shall have a legal effect unless also provided for in this ordinance. इसका मतलब है अगर किसी और कानून में कोई एग्जेम्पशन दी गई है, कोई कंसेशन दी गई है, या उस कानून में लिखा गया है कि जी पाकिस्तानी के जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है 2001 का, उसमें जो है वो एग्जेम्पशंस मिलेंगी, वो तब तक क्लेम नहीं हो सकती जब तक जो इंडिविजुअल है वो खुद जब तक जो है वो खुद जो है इस ऑर्डिनेंस में एक्सप्रेसली ना लिखा गया हो। सो एज पर सेक्शन 54 इट इज़ नेसेसरी कि इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एक्सप्रेसली ये चीज़ मेंशन करे कि हमने इन इन क्लासेस ऑफ पर्सन्स को हमने एग्जाम्पशंस दिए हैं, कंसेशंस दिए हैं, तो उसे अप्लाई किया जाएगा। वरना ऐसा नहीं हो सकता कि किसी कानून के तहत आप कहते हैं कि इनको एग्जाम्पशंस या कंसेशंस मिलेंगी और उसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में कोई जिक्र ना हो, क्योंकि ये हमारे पास प्राइमरी गवर्निंग लॉ है। देखिए, जब भी देयर आर मल्टीपल legislations upon a particular domain, then we have to see whether it is the governing law or it is not the governing or parental law। मैं आपको मिसाल देता हूँ। अगर हम सिविल लॉ की बात करें तो प्रोसीजर में द गवर्निंग और पेरेंटल लॉ इज सीपीसी, कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। बाकी जो एक्ट्स हैं दे आर सेकेंडरी इन नेचर। इसी तरह अगर हम वैसे लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान की बात करें तो उसमें गवर्निंग लॉ है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि वो सुप्रीम लॉ है। सो इसी तरह जब हम इनकम टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो उसमें गवर्निंग लॉ हमारे पास है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। तो हमें ये देखना है कि क्या गवर्निंग लॉ में भी ये चीज़ मौजूद है कि नहीं, ताकि फिर उसको जो है वो एक्सटेंड किया जा सके एग्जाम्पशन या कंसेशन को। फिर हमारे पास सेक्शन 55 आता है लिमिटेशन ऑफ एग्जाम्पशन। उसकी सब क्लॉज वन कहती है वेयर एनी इनकम इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एग्जेम्पशन शेल इन एब्सेंस ऑफ अ प्रोविजन to the contrary limited to the original recipient of that income shall not extend to person receiving any payment wholly or in part out of that income। अब ये जो सेक्शन 55 है ये बेसिकली आपकी लिमिटेशंस की बात कर रहा है कि अगर आपको एग्जाम्पशंस मिल गई हैं तो किस किस को मिल सकती हैं और किसको नहीं मिल सकती। इसमें उसने बताया है कि अगर आपको एग्जाम्पशन आपको मिलती है, आप उसके हकदार हैं, इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि कोई दूसरा बंदा आपकी जगह क्लेम कर ले। मिसाल के तौर पे फॉरेन डिप्लोमेट आप हैं, आपकी बाहर की नेशनैलिटी है, एग्जाम्पशन आपको मिलनी है। आपकी बीवी आपके बच्चे आके ये नहीं कह सकते कि आपको जो एग्जाम्पशन मिली है वो हमें दे दें। सो इसका सिंपली अगर हम कहें
तो इसका ये मतलब है कि एक बंदे को जो भी एग्जाम्पशंस लेट से मिली हैं, वो सिर्फ और सिर्फ जो हैं वो उस बंदे की ज़ात की हद तक हैं। तो लिहाजा हम ये नहीं कह सकते कि कोई दूसरा बंदा उसके एंड पे आके उसको क्लेम कर ले। इसी तरह सब क्लॉज टू जो है वो कहती है कि वेयर अ पर्सनस इनकम फ्रॉम बिजनेस इज एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स अंडर दिस ऑर्डिनेंस एज अ रिजल्ट ऑफ टैक्स कंसेशन, एनी लॉस सस्टेन्ड इन द पीरियड ऑफ एग्जाम्पशन शैल नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट द पर्सनस इनकम चार्जेबल टू टैक्स आफ्टर द एग्जाम्पशन एक्सपायर्स। इसमें कहता है, देखें, सेट ऑफ का एक कॉन्सेप्ट है, मैं वो आपको अभी बता देता हूँ साथ साथ। आप हर साल इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं। बाज़ दफ़ा आपके ऊपर टैक्स ज़्यादा बनता है, बाज़ दफ़ा कम बनता है, बाज़ दफ़ा नहीं बनता। उसको हम फिर अगले में सेट ऑफ करते हैं। किस तरह से? आपने एक टैक्स ईयर में आपके ऊपर 4 लाख का टैक्स बनता है, अगले साल 2 साल का टैक्स बनता है। आप उन्हें एक्सप्लेन करते हैं कि इस बार मेरा लॉस हुआ है, तो मेरा 2 साल का 2 लाख का टैक्स बना है, 4 लाख का नहीं बनता। ठीक है जी। लेकिन अब यहाँ पे बात करें कि अगर एक बंदे ने बिजनेस से पैसा कमाया है और उसको कंसेशन मिली हुई थी, वो फिर ये क्लेम नहीं कर सकता अगर उसे घाटा हो कि मुझे जो है इस बार लॉस हुआ है तो मैं कम टैक्स पे करूंगा, वो फिर प्रॉपर टैक्स पे करेगा। ये बेनिफिट सिर्फ उसी बंदे को हासिल है जो टैक्स प्रॉपर पे करता है, और उसको कुछ सालों में घाटा हुआ है तो वहां पे वो जो इनकम टैक्स है वो कम पे करेगा, क्योंकि उसे उस साल लॉस हुआ है, प्रॉफिट तो हुआ ही नहीं है। सो हो सकता है उसे टैक्स देना भी ना पड़े उस साल का, क्योंकि वो कहेगा कि मेरी छः, जैसे मिसाल के तौर पे 6 लाख से ऊपर आपको टैक्स में पड़ता है। अगर वो कहे कि मेरी जनाब इस साल 6 लाख रुपए आमदन ही नहीं हुई, तो वो टैक्स वहां पे उस साल जीरो पे करेगा। तो वो जो है वो इस तरह सेट ऑफ होता है, फिर हर साल का इवेल्युएट किया जाता है और उसको फिर देखा जाता है। So again, it totally depends on the circumstances of the case कि आपकी जो है वो इनकम फ्रॉम बिजनेस कितनी थी, आपने क्या उस पे कंसेशन लिया था, नहीं लिया था, तो वो फिर जो है उसको फिर डिटरमिन किया जाता है। ये था जी आज का हमारा डिटेल्ड सेशन। इसमें मैं आपको दोबारा से ब्रीफ कर दूं हमने क्या क्या चीज़ें कवर की हैं। हमने सेक्शंस 41 से लेके सेक्शंस 55 तक हमने कवर किए हैं, और हमने आज देखा कि कंसेशंस क्या होती हैं, एग्जेम्पशंस क्या होती हैं। अच्छा, मैं आपको एक बेसिक सा डिफरेंस इनमें बता दूं। एग्जेम्पशन होती है 100% एग्जेम्पशन, आपने टैक्स पे ही नहीं करना। कंसेशन होती है रियायत, कमी। मिसाल के तौर पे अगर आपका 10 रुपये टैक्स बनता है, आप 2 रुपये पे करें, इसे हम कहेंगे आपको कंसेशन दे दी गई है, आपको रियायत दे दी गई है। लेकिन अगर आपको एग्जेम्पशन दे दी गई है, इसका मतलब है आपको बिल्कुल छूट दे दी गई है, आपके ऊपर टैक्स किसी सूरत ले ही नहीं रहे। सर, जिसकी सिर्फ रेंटल इनकम हो तो देखिए, रेंटल इनकम पे टैक्स लगता है, वो आपकी इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी में ट्रीट होती है। और एग्रीकल्चरल अगर आपका लैंड है और आपने उसको रेंट किया है, तो उसके ऊपर लैंड रेवेन्यू एक्ट के तहत उसके ऊपर लेवी लगती है, उसको कलेक्ट किया जाता है। तो किसी भी सूरत में, चाहे आपकी ज़रूरी ज़मीन है, चाहे आपकी कमर्शियल ज़मीन है, या आपके अपना घर है और आपने अपना घर किराए पे दिया हुआ है, तो वो जो आपका रेंट आ रहा है उस रेंट के ऊपर आपको जो है वो टैक्स देना पड़ेगा, और उसकी एक मखसूस रेशो होती है जो कि कैलकुलेट की जाती है। तो ये आपके सवाल का जवाब है। अच्छा, मैं आपको समराइज कर रहा था कि आज हमने क्या क्या कवर किया। अब मैंने आपको कंसेशंस और एग्जेम्पशंस का भी फ़र्क बता दिए कि एग्जेम्पशंस मीन यू हैव टू पे नथिंग एंड कंसेशंस मीन यू हैव टू पे समथिंग। सेक्शन 41 में हमने एग्रीकल्चरल इनकम को कवर किया। उसके बाद सेक्शन 42 में हमने देखा कि जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो यूनाइटेड नेशंस के ऑफिशियल्स होते हैं, उनको किस तरह से एग्जेम्पशंस मिलती हैं। उसकी हमने 3 सूरतें देखी। अगर बंदा बाहर का सिटीज़न है, या वो डिप्लोमेट है, या यूनाइटेड नेशंस का रिप्रेजेंटेटिव है, वहाँ से इनकम कमा रहा है, पाकिस्तानी सिटीज़न नहीं है, तो फिर उसको एग्जेम्पशन मिल सकती है। फिर इसी तरह हमने देखा कि फॉरेन गवर्नमेंट के कुछ ऑफिशियल्स होते हैं, उनको किस तरह से एग्जामेशन मिलती है। फिर हमने सेक्शन 44 में देखा कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स क्या होती हैं,
कौन सी वो इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं कि जिसके तहत जो है वो टैक्स एग्जेम्पशन दी जा सकती हैं, जिसे हम टैक्स ट्रीटी भी कहते हैं। फिर हमने देखा कि सेक्शन 45 में कौन से प्रेसिडेंशियल ऑनर्स हैं कि जिसके अंदर जो उन्हें अलाउंस मिलता है या कोई इनाम की कोई रकम दी जाती है उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता। और ये किसका इख्तियार है? ये सिर्फ एक ही शख्सियत का सवाबदीदी इख्तियार है, वो है आपका सदर का। प्रेसिडेंट का अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखें उसके पास पावर्स हैं कि वो आपकी सज़ा माफ़ कर सकता है। ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्रीव, रिस्पाइट, सो ऑन। और इसी तरह अगर हम फाइनेंशियल साइड पे देखें तो आपका सदर का जवाबदीदी इख्तियार है कि आपको जो पैसे की सूरत में आपको जो कोई अलाउंस दिया गया है या आपको कोई इनाम दिया गया, जो इनाम की रकम है, उसको जो है वो आपका जो है टैक्स ना लगे। फिर सेक्शन 46 में हमने देखा कि किस तरह जो है प्रॉफिट ऑन डेट उस बंदे का जो कि पाकिस्तान में नहीं रहता और वो फॉरेन सोर्स इनकम है और बाहर ही उसने डेट दिया था, तो उस पे भी टैक्स नहीं लगता। फिर सेक्शन 47 में हमने देखा कि जो स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स मिलती हैं, चाहे वो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, पाकिस्तान में उन्हें आए हैं, उन्हें पाकिस्तान की हुकूमत स्कॉलरशिप दे रही है, एनजीओ दे रही है, जो भी है मामला, स्कॉलरशिप्स पे किसी तरह भी टैक्स नहीं लगता। फिर हमने सेक्शन 48 में देखा कि किस तरह जो है अगर आपके जो बीवी को मेंटेनेंस देते हैं, सपोर्ट पेमेंट देते हैं, उसको जो है उस पे भी टैक्स नहीं लगता। फिर सेक्शन 49 में हमने देखा कि फेडरल गवर्नमेंट जो कमाती है उस पर टैक्स नहीं लगता। फिर प्रोविंशियल गवर्नमेंट कमाती है तो उस पर टैक्स कब लग सकता है और कब नहीं लगता, उसको हमने कवर किया। फिर सेक्शन 50 को हमने कवर किया कि जो शॉर्ट टर्म रेजिडेंट इंडिविजुअल्स हैं उनकी जो फॉरेन सोर्स इनकम है उसके ऊपर किन सूरतों में टैक्स नहीं लगता, उन्हें किन सूरतों में एग्जेम्पशंस मुयस्सर हैं। फिर सेक्शन 53 में हमने देखा कि कंसेशंस और एग्जेम्पशंस की प्रॉपर लिस्ट है जो कि सेकंड स्केड्यूल में लगी हुई है। उस लिस्ट में भी जिन जिन लोगों को जितने परसेंट भी कंसेशन है वो अवेल कर सकते हैं। मैं आपको रेकमेंड करूंगा क्योंकि सेकंड स्केड्यूल जो है वो काफ़ी ज़्यादा लेंथी है, डिटेल्ड है और वो कवर नहीं हो सकता एक लेक्चर में। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप एटलीस्ट उसको देखें, इनकम टैक्स ऑडियंस निकालें, ये सेक्शंस पढ़ें और वो सेकंड स्केड्यूल देखें और उसमें देखें कि किन लोगों को एग्जेम्पशंस मिली हुई हैं और किन लोगों को टैक्स में रिडक्शन मिली हुई है। इस तरह सेक्शन 54 और 55 में हमने देखा कि एग्जेम्पशन सिर्फ तभी मिल सकती हैं जब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस ने खुद बताया हो कि इस जगह जो है एग्जेम्पशंस मिलनी है। फिर सेक्शन 55 में हमने देखा कि एग्जाम्पशंस की लिमिटेशंस क्या हैं। एग्जाम्पशन सिर्फ वो बंदा खुद क्लेम कर सकता है, उसके बिहाफ पे उसका कोई फैमिली वाला नहीं क्लेम कर सकता, ना कोई और बंदा। मिसाल के तौर पे मेरा इनकम है बिजनेस से, उसके ऊपर मुझे मिलती है कंसेशन। वो कंसेशन सिर्फ मैं क्लेम कर सकता हूँ। मैं ये नहीं कह सकता कि मैंने इस आदमी को पैसे देने थे तो वो जो आपने मुझे कंसेशन देनी है ना वो आप इसको दे दें, ऐसे नहीं होगा। जो जिस बंदे की एग्जेम्पशन या कंसेशन बनती है वो सिर्फ वो बंदा खुद ही क्लेम कर सकता है। सो बेसिकली ये हमारी आज की समरी थी। तो अभी तक सेक्शन 41 से 55 तक अगर आपके कोई सवाल हों तो वो आप अभी पूछ सकते हैं। आप चाहें तो क्वेश्चंस अपने टाइप भी कर सकते हैं अगर आपको कोई इशू है। देखिए मैं तो क्वेश्चंस इनकरेज करता हूँ। तो अगर आप सवाल पूछते हैं तो उससे मुझे भी अच्छा लगता है कि चलें आपको कुछ ना कुछ बात जो है समझ आई है। और मैं पूरा इंग्लिश में लेक्चर इसलिए डिलीवर नहीं करता ताकि आप लोगों को किसी तरह का समझने का मसला ना हो, क्योंकि मकसद मेरा यहाँ पे है कि आप लोग कुछ ना कुछ सीख के जाएं, कुछ समझ के जाएं। तो आप लोग जब सवाल पूछते हैं तो बड़ा वो एक अच्छा लगता है। तो कोशिश किया करें चाहे जैसा भी सवाल है आप पूछें, टॉपिक से रेलिवेंट हो तो बेहतर है, क्योंकि मैं उसमें सिर्फ उसी की तैयारी करके आया होता हूँ और उसी को मैं डील कर रहा होता हूँ, तो वो ज़रा बेहतर रहता है। जी थैंक यू आपका, आप लोगों ने ज्वाइन किया। नरेश आपका थैंक यू, अजहर आपका थैंक यू। कोई क्वेश्चन है आप टाइप कर सकते हैं, या फिर आप जो है वो वैसे पूछ सकते हैं।
आई गेस अभी कोई क्वेश्चंस नहीं है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह हम अगले सेशन में किसी और टॉपिक को डिस्कस करेंगे इनकम टैक्स के। तो कोशिश आप कीजिएगा, सीखने का एक तरीका ये है कि आप लोग जो हैं, जो मैंने आपको पढ़ाया है आज, तो वो आप उसको एक बार खुद एक्ट को खोलें और पढ़ें, ताकि आपकी वो चीज़ एंड तक फिर आपको याद रहती है। ये एक नॉलेज रिटेन करने का तरीका है। जी थैंक यू गुलबानो। आई गेस दैट्स इट फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई विल सी यू गाइस सून। तो अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने का। उम्मीद है आप लोग कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ये भी बड़ा आज टेक्निकल एक टॉपिक था, तो कोशिश मैंने की है जितना आसानी से मैं बता सकूँ मैं बताऊँ। थैंक यू सो मच जी। अल्लाह हाफिज़।